तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि व्याकरण के मुख्यतः कितने विभाग हैं, तो 3 विभाग हैं। उन 3 विभागों में सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत ही ये वर्णमाला का जो टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं। तो आइए हम एक ब्रीफ इंट्रो दें वर्णमाला के विषय में। तो बात आती है वर्णमाला की। वर्णमाला को इंग्लिश में कहा जाता है अल्फाबेट। वर्णमाला को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। पर ध्यान रखिएगा, अगर कहते हैं कि आपने कह दिया अल्फाबेट्स, इसका मतलब हो जाता है भाषा। तो देखिए कितना माइन्यूट अंतर होता है। अगर आप थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं तो बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। वर्णमाला के संदर्भ में सबसे पहले हम बताएंगे कि वर्णमाला के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है। पहला सवाल हमारा यही होगा कि हम क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। तो आइए देखते हैं। कुछ सीक्वेंस हम लगा दे रहे हैं जिससे आपको सरलता होगी यह सीखने में। वर्णमाला में सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन जानेंगे कि क्या होता है वर्ण विचार। फिर उसके बाद यहां एक सवाल बनेगा आपके मन में कि सर वर्ण वर्सेस अक्षर, इन दोनों में क्या अंतर है। जब आप ये समझ पाएंगे तो फिर हम एक बात यहां करेंगे स्पेशली वर्ण की परिभाषा की। और वर्ण के परिभाषा के बात करते ही हम बात करेंगे कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। यहां परिभाषा केवल लिख दें, परिभाषा हम देखेंगे वर्णमाला की। ये वर्णमाला की परिभाषा। फिर वर्णों की संख्या कितनी है, ये संख्या हम किसकी देखेंगे कि वर्णमाला में जो वर्ण हैं उनकी। फिर हम देखेंगे कि ये वर्णमाला में जो वर्ण हैं, ये भेद किसके भेद देखेंगे, वर्ण के। संख्या किसका देखेंगे, वर्ण की। पर परिभाषा किसका है, वर्णमाला की। वर्णमाला में ही वर्ण वर्सेस अक्षर देखेंगे। वर्ण विचार क्या है, इस विषय में भी बात करेंगे। इसी क्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हम ये जानेंगे कि नवीन वर्ण क्या होते हैं। एक तथ्य यह बहुत महत्वपूर्ण है, नवीन वर्ण। नवीन वर्ण के आगे भी कुछ संकल्पनाएं हैं, मैं इसी के साथ उसको जोड़ दे रहा हूं। तो इसको थोड़ा सा मैं इधर स्लाइड कर लिया, बाद में हम उधर करके बता देंगे। पहले हम लोग देख ले कि क्या क्या हेडिंग्स हमको पढ़ने हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण है। नवीन वर्ण हो गया। फिर आएगा, हम देखेंगे इसमें एक शब्द आएगा आगत वर्ण या फिर विदेशी वर्ण। तो यह भी हम जानेंगे कि आगत वर्ण और विदेशी वर्ण क्या हैं, दोनों में अंतर क्या है, या दोनों एक हैं तो किस मामले में दोनों एक हैं। तो यह संकल्पना भी इसी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में हम देखेंगे वर्णमाला में एक कंसेप्ट आता है उच्चारण रीति का।
किसी भी शब्द को बनाने के लिए वर्ण की आवश्यकता होती है। तो ये जो वर्ण हैं, इन वर्णों की उच्चारण रीति क्या होगी, किस तरीके से ये उच्चरित होते हैं, इसके लिए भी एक रूल्स बनाया गया है। तो हम उसको थोड़ा सा समझेंगे कि उच्चारण रीति का क्या मतलब है। और एक सवाल ऐसे ही पीजीटी में आया हुआ था, पर वो बहुत सारे लोगों ने उसका उत्तर गलत दिया, या यूं समझिए कि वो जानते ही नहीं थे कि इस प्रकार की संकल्पना ये कहाँ से उत्पन्न हो पाई। तो मैं आपको उसको बारीकी से समझाऊंगा। तो वहाँ हम लोग उच्चारण रीति देखेंगे, और इसी उच्चारण रीति के जस्ट बाद इसी कंसेप्ट में एक बात और जोड़ेंगे इसी के साथ ही। वो होगा विशेष। एक स्लाइड में सब आ नहीं पा रहा है, पर बहुत सारी बातें हैं। आइए पहले अब बता दे, देखिए क्या क्या है ये, एक बार में छोटा करके आपको दिखा दे रहे हैं, फिर हम उसको जूम करके देख लेंगे। हम देखेंगे क्या है वर्ण विचार, वर्ण या अक्षर, परिभाषा, संख्या, फिर भेद, फिर नवीन वर्ण, फिर आगत वर्ण, विदेशी वर्ण, उच्चारण रीति, और ये वाला भी इसी के साथ जोड़ दें तो इसकी खूबसूरती बनी रहेगी। ये विशेष, ये इतना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ण उच्चारण और वर्ण वर्सेस अक्षर और वर्णमाला की परिभाषा, ये तीन सबसे पहले हम देखेंगे। ध्यान रखें, सबसे पहले हम किन तीन की बात करने वाले हैं, ये और ये तीन, हम इन तीन की बात करेंगे। उसके बाद धीरे 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 हम अपने सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ये एक बार में इतना स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है तो इतना हम समझ लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके मन में होगा और ये जानना भी चाहिए कि आखिर वर्ण विचार क्या है। क्या हम सीखेंगे वर्ण विचार, किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, वर्णमाला। वर्णमाला को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अल्फाबेट कहा जाता है। यदि हम अल्फाबेट को अल्फाबेट्स कह देते हैं, इसका मतलब होता है भाषा। किसी भी भाषा के संदर्भ में ये बात लागू हो जाती है। अब सवाल ये है कि वर्ण विचार, वर्ण विचार मैंने कहा कि व्याकरण के जो तीन विभाग होते हैं उसमें से एक विभाग या एक भाग वर्ण विचार भी है। तो कहते हैं कि वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है, वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है जिसमें हम वर्ण के आकृति, आकार, उच्चारण रीति, उच्चारण स्थान और इससे बनने वाले शब्दों का क्या करते हैं, हम इसका निरूपण करते हैं। इस बात को हम लिख दे रहे हैं। अगर ये परिभाषा कभी आए आपके सामने और आपसे पूछा जाए कि दिया गया परिभाषा है वर्ण विचार का, शब्द साधन का या वाक्य विन्यास का, ये व्याकरण के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं जो कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने धूमधाम से ये बात सीख रखा है। तो आइए हम बात करते हैं कि वो क्या है। तो वर्ण विचार के संदर्भ में कहा जाएगा कि यह व्याकरण का वह भाग है, यह व्याकरण का वह भाग है जिसमें वर्णों के आकार, जिसमें वर्णों के आकार, भेद उच्चारण तथा उनके मेल से
उनके मेल से बनने वाले शब्दों का तथा उनके मेल से कुछ इन्फॉर्मेशन और जोड़ दें, तथा उनके मेल से शब्द बनाने, मेल से शब्द बनाने के नियमों का, नियमों का निरूपण करते हैं। ये हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? तो आपका जवाब होगा कि ये विषय वस्तु हम वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। वर्ण विचार क्या है कि ये व्याकरण का एक भाग है। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग हम शुरू करने से पहले इस पर वृहद चर्चा करेंगे कि यदि आपसे कोई कहे कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, तो आप उसका उत्तर एकदम सरलता से और बड़े प्यार से आप दे सकें। वर्ण और अक्षर एक बहुत अच्छा जो है आप कह सकते हैं कॉन्स्पिरेंसी है, एक डिबेट है इस पर कि आखिर वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। तो हम इसको पूरी बारीकियों के साथ समझेंगे और प्रयास करेंगे कि हम इसका एक सही निचोड़ निकाल सकें, जिससे आप बेहद सरलता से ये बात किसी से बता सकें। अगर कोई कहे कि वर्ण और अक्षर का अंतर बताइए, तो आप उसे मतलब पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका। तो अब हम बातें हैं वर्ण और अक्षर, और चूंकि ये जो हम चर्चा करेंगे इसके लिए मुझे एक अलग सी स्लाइड लेनी पड़ेगी, तो हम उस पर आ जाते हैं। देखते हैं क्या है। सवाल था वर्ण वर्सेस अक्षर का। तो पहली चीज ये है कि मैं आपको बता दूं कि वर्ण और अक्षर एक नहीं होते हैं, क्योंकि किताब में आपने देखा होगा हर जगह लिखा हुआ मिलता है वर्णमाला, कभी भी आपको अक्षरमाला देखने को नहीं मिलेगा। और यदि वर्णमाला अक्षरमाला नहीं है तो क्या ये इक्वल है? तो नहीं, नॉट इक्वल। ये जो साइन मैंने बनाया, बराबर को साइन बना करके आप ऑब्लिक से अगर उसको क्लैश करा देते हैं तो इसका मतलब वो बराबर नहीं है। तो इस तरह हम समझ पाए कि वर्णमाला और अक्षरमाला ये दोनों अलग अलग प्रकार की संकल्पना है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, ये दोनों एक नहीं हैं। अब हम कुछ परिभाषा लिखते हैं और उन परिभाषाओं के माध्यम से हम अपनी बात का पुष्टि करेंगे। वर्णमाला में आपको एक चीज पढ़ने को मिलेगा कि वर्णमाला में कहा जाता है कि वह ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सकें, जिसके टुकड़े न हो सके, वो क्या है? वर्णमाला में ये हम किसकी संकल्पना की बात कर रहे हैं? वर्ण की। ध्यान रखिएगा, वर्णमाला और अक्षरमाला एक नहीं है। तो वर्ण की परिभाषा क्या कहती है कि वह ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सकें वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ये वर्ण की परिभाषा है। वह ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके वो वर्ण कहलाती है। फिर अगर हम यहीं अक्षर की बात करें, अक्षर के लिए एक पॉपुलर कोट है, सुना होगा आप, न क्षरति इति अक्षरः, माने जिसका क्षरण ना हो वो क्या है? अक्षर है।
अगर हम इसका रूपांतर करके बात करें तो रूपांतरित भाषा में आप ये कहेंगे कि जिसका क्षरण न हो, जिसका क्षरण न हो, और क्षरण का मतलब ही होता है नाश। जिसका क्षरण ना हो, न क्षरति इति अक्षरः, ये जो श्लोक है या ये जो लाइन है, इसका हिंदी में मतलब होता है कि जिसका नाश न हो। अब बच्चों में जो विवाद है वो ये, या बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं कि सर जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके और जिसका क्षरण न हो सके, इसमें अंतर क्या है? बात तो एक ही है। पर यह बात एक नहीं है। कैसे नहीं है, पहले ये जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि आप ये बहुत बड़ी गलतफहमी अपने मन से निकाल दीजिएगा कि टुकड़ा शब्द का अर्थ कभी नाश नहीं होता। अगर टुकड़ा का अगर हिंदी में मतलब समझा जाए कि नाश होता है, तो ये आप क्या कहेंगे? ना ना, ये गलत है। टुकड़ा का कभी मतलब नाश नहीं होता। अब टुकड़ा और नाश अलग अलग हैं। जो विद्यार्थी यह जानता है या इस बात को समझ पाया, वो बेहद सरलता से बता सकेगा कि हाँ, डेफिनेटली हमने जहां भी वर्ण की परिभाषा पढ़ रखी है वहां ये पढ़ा गया कि वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। ये वर्ण के लिए पढ़ा। वर्ण के लिए कोई भी विद्यार्थी कभी भी ये नहीं पढ़ा होगा कि जिसका नाश ना हो सके। ये कभी वर्ण के संदर्भ में आपने नहीं पढ़ रखा होगा। इसके बारे में कहा जाता है जिसके टुकड़े ना हो वे वर्ण कहलाएंगे। जबकि अक्षर के संदर्भ में कहा जाएगा न क्षरति इति अक्षरः, या जिसका नाश न हो सके। तो सोचिए, वर्ण की परिभाषा में उन्होंने टुकड़ा शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि अक्षर की परिभाषा में उन्होंने नाश शब्द का प्रयोग किया। और जाहिर सी बात है कि टुकड़ा और नाश दोनों एक नहीं हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। ये बात आप समझ पा रहे हैं? अगर दोनों अलग अलग बातें हैं तो इसका मतलब यह है कि दोनों की परिभाषाएं अलग अलग हैं, और दोनों की परिभाषा ही अलग है। इसका मतलब यह है कि वर्ण और अक्षर भी क्या हैं? अलग हैं। इसीलिए कभी भी वर्णमाला की जगह कहीं किसी किताब में आपको अक्षरमाला लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मिलता भी यह है अगर कहीं एकाक दो जो नवीन प्रकाशन हैं वो बता रहे हैं। नवीन नाम से प्रकाशन नहीं, माने नए प्रकाशक जो हैं वो अपनी किताबों में ऐसी बात लिख रहे हैं कहीं कहीं, तो वो बात एकदम से त्रुटिपूर्ण है। उसमें कहीं आप स्पष्टीकरण या उसको प्रामाणिक न माने। अब मैं आपको टुकड़ा और नाश का अर्थ मैं एक माध्यम से बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिएगा कि मेरे पास एक पेन है। अगर मैंने ये तोड़ा तो ये पेन क्या हो गया? टुकड़ों में बट गया। पर इस पेन का नाश नहीं हुआ है। ये पेन सिर्फ टुकड़ों में हुआ है। ठीक, ये टुकड़े हो गए इसके। पर अगर अब हम इस कैप को तोड़ रहे हैं, नहीं टूट रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं टूट रहा है, ये वर्ण है। ये वाला हिस्सा भी देखिए, अगर तोड़ना चाहे नहीं टूट रहा है, इसका मतलब ये वर्ण है। वर्ण की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर ये टूट गया तो ये वर्ण नहीं है, अगर ये नहीं टूट रहा है तभी ये वर्ण है। अब टूटा है, टूटने को नाश नहीं कह सकते हैं। नाश का मतलब जब इसे जला दिया जाए, राख कर दिया जाए। तो यहां से एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, मैं यही समझा देना चाहूंगा। अक्षर के संदर्भ में ये विशेष बात अपने मन में बिठा लीजिएगा। अक्षर की एक और परिभाषा है। क्या कहा जाता है कि पहले मैं परिभाषा के पहले मैं बता दूं कि वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वह ऐसी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। पर नोट के तहत ये बात ध्यान रखिएगा कि अक्षर के टुकड़े हो सकते हैं।
जो अक्षर होते हैं उनके टुकड़े हो सकते हैं। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, इसे आपको गलत नहीं करना होगा। अब इसी सीक्वेंस में मैं कुछ बातें अपनी आगे लेकर के चलता हूं। इसे साइलेंट कर लें, ये बेचारा बार बार बोल बोल करके खुद को परेशान कर रहा है और मुझे भी। क्या वो समझ लेते हैं। वर्ण में कहा गया इसके टुकड़े नहीं हो सकते, पर अक्षर के संदर्भ में ये बात जानते रहिएगा कि इसके टुकड़े हो सकते हैं। और बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं कि अक्षर की ये परिभाषा न क्षरति इति अक्षर, ये आपको संस्कृत में मिलता है, पर हिंदी में कहा जाता है कि स्वर सहित वर्णों को अक्षर कहते हैं। यहां से एक संकल्पना एकदम क्लियर कर लीजिएगा कि वर्ण और अक्षर एक नहीं है। क्यों? क्योंकि अक्षर जो है वो वर्ण से बड़ी इकाई है, क्योंकि अक्षर की परिभाषा बनाने के लिए वर्ण को स्वयं आना होता है। अगर दोनों एक होते, अब ये अगर कोई कहे कि वर्ण से बने जो ध्वनि है वो वर्ण हैं, ये गलत हो जाएगा। अक्षर के संदर्भ में कहा जाता है कि स्वर सहित वर्णों को अक्षर कहते हैं। अब एक और अच्छी बात बता दें, उसको भी आप इसी के साथ नोट कर लीजिएगा, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अब अगला क्रम क्या है, अब इसके कुछ प्रूफ की जरूरत होगी। उस प्रूफ को समझने के लिए मैं एक और संकल्पना यहां प्रस्तुत कर रहा हूं, आप उसे भी पूरे मनोयोग से देखिएगा। वो क्या है, एक सवाल बनता है कि वर्ण भेद कितने हैं या वर्णों के भेद कितने हैं, और इसी के साथ साथ एक सवाल बन जाए अक्षर के भेद कितने हैं। और ये एक कोइंसिडेंट है कि वर्ण के भेद कितने हैं तो 2 हैं, और अक्षर के भेद कितने हैं तो 2 हैं। संयोग से दोनों के भेद कितने हैं, 2 हैं। अब दोनों के भेद 2 हैं, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कौन कौन सा। तो जो वर्ण के 2 भेद हैं उन्हें हम कहते हैं स्वर और व्यंजन। पर ध्यान रखिएगा, अक्षर के जो 2 भेद हैं वो एक को कहा जाता है बद्धाक्षर और एक को कहा जाता है मुक्ताक्षर। मेरे इस स्टेप के लिखते ही आप ये समस्त विद्वज्जन समझ पा रहे होंगे क्या, कि अगर ये दोनों एक होते तो दोनों का भेद भी क्या होता, एक ही होता। पर एक भेद नहीं है, वर्ण के जो भेद हैं वो अलग हैं और अक्षर के जो 2 भेद हैं वो अलग हैं। मैं उदाहरण के स्वरूप अगर प्रस्तुत करूं, स्वर में जो शामिल होते हैं वो एक तो हो गया अ से लेकर के औ तक, और व्यंजन में आ गया क ख ग इत्यादि। अब अ को अगर आप चाहें कि इस ध्वनि को हम तोड़ लें तो ये टूटेगा नहीं। ऐसे ही इसी क्रम में मैं 1-2 की बात और कर लूं। अभी आपके मन में एक सवाल और प्यारा सा आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो वो सवाल हम खुद ही स्टैंड करेंगे। अ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, जैसे ये हैं। अब अगर कहा जाए कि अ को टुकड़े करिए नहीं कर पाएंगे, इसके टुकड़े करिए नहीं कर पाएंगे, इसके टुकड़े करिए नहीं कर पाएंगे। क के अब ये हलंत लगा हुआ है, ये पहले से ही टुकड़ा है, अब इससे छोटा ये नहीं टूटेगा, इससे छोटा ये नहीं टूटेगा, इससे छोटा ये नहीं टूटेगा। अब अगर इससे ज्यादा ये टूट नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वह ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके वो वर्ण कहलाएंगे। तो ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, पर स्वर सहित वर्णों को अक्षर कहते हैं। अगर कह दिया जाए कि इसी क के साथ अगर अ हम मिला दें, तो जैसे क के साथ अगर हम अ मिला दें, ये रहा आपका क, ये हो गया और ये हो गया अ,
ये वर्ण है, ये वर्ण है, पर इस वर्ण को व्यंजन कहते हैं, इस वर्ण को स्वर कहते हैं। इसको मिला देते हैं तो पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होता है क। ये जो है ये क्या कहलाएगा? ये अक्षर कहलाएगा। अक्षर क्यों कहलाएगा? क्योंकि पहली बात तो इसमें स्वर मिला हुआ है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आप इसे तोड़ना चाहें तो फिर से पुनः आप इसे क और अ में तोड़ सकेंगे। और अगर आप इसे तोड़ने की हैसियत रखते हैं, इसका मतलब ये है कि ये अक्षर है, क्योंकि अक्षर का ये एक विशेषता है, आप यूं कहें। अब बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर के एक हम उदाहरण बता दें। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा राजन। क्या सुना है? राजन। और एक शब्द मैंने लिख दिया यहां राजा। तो बद्धाक्षर उसे माना गया, कहा गया कि अगर कोई शब्द दिया गया हो और उसका अंतिम ध्वनि कोई व्यंजन हो, हलंत वाला हो। अगर किसी भी शब्द का अंतिम ध्वनि व्यंजन है तो वो बद्धाक्षर है, और अगर किसी भी शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर हो तो वो मुक्ताक्षर के नाम से जाना जाता है। ये इसकी पहचान है। तो सवाल जब भी आपकी परीक्षा में बनता है वो इनसे बनता है, स्वर और व्यंजन से। बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर से सवाल नहीं बनते हैं, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है। केवल ये सेगमेंट आपको पता रहे कि ये दोनों अलग अलग प्रकार की संकल्पनाएं हैं। इस पर हमें कोई भी विवाद या कंट्राडिक्शंस नहीं खड़ा करना है। और इसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि अगर वर्ण के भेद की बात करेगा तो स्वर और व्यंजन, और अक्षर की भेद की बात करेगा तो आप बताएंगे कि एक बद्धाक्षर होता है, एक मुक्ताक्षर होता है। बद्धाक्षर उसे कहते हैं कि जिसकी अंतिम ध्वनि क्या हो? एक व्यंजन हो। और मुक्ताक्षर उसे कहा जाता है जिसकी अंतिम ध्वनि क्या होगी? स्वर हो। तो मुझे लगता है कि ये जो संकल्पना थोड़ा सा हम लोग जानना चाह रहे थे, इसके विषय में हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया वर्ण वर्सेस अक्षर, कि वर्ण और अक्षर दोनों अलग अलग बातें हैं। दोनों को एक समझने की गलती हमें आपको नहीं करनी है। ये सवाल यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम फिर पीछे वाले थीम पर आ जाते हैं। अब यहां हम लोग देख रहे थे वर्ण वर्सेस अक्षर, ये एकदम क्लियर हो गया। अब बात आती है परिभाषा की। अब इसी परिभाषा में एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं। क्या? परिभाषा में कहा जाता है कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णमाला की क्या हो गई? परिभाषा हो गई। ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा जिन्होंने प्रस्तुत किया है वो हैं KPG। आप अगर चाहें तो इनका पूरा नाम लिख सकेंगे। के का मतलब होता है कामता, पी का मतलब प्रसाद, और जी का मतलब गुरु। एक विद्वान है जिन्होंने एक व्याकरण की पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिंदी व्याकरण। अब उनके, और KPG का मतलब क्या है? कामता प्रसाद गुरु। उस व्याकरण पुस्तक के लेखक हैं कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु ने ये बात कही। पर कुछ नवीन लोग आए हैं जो इस परिभाषा को और स्पष्ट करते हैं, जबकि ये बात ये समुदाय में निहित है, जो कि मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह न पैदा हो कि सर हम तो कुछ और ही पढ़े हैं। क्या? कि वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं।
तो क्या मैं ये मान लूं कि आप वर्णमाला की परिभाषा कामता प्रसाद गुरु के अकॉर्डिंग और लेटेस्ट परिभाषा आजकल जो प्रचलन में है, ये दोनों बातें बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम अगले स्टेप पर आते हैं, जो इसकी संख्या के द्योतक के विषय में बात करेगा। वर्णमाला में जो वर्ण हैं उनकी संख्या क्या है, ये सवाल। तो अब यहां तक आप समझ पाए हैं। अब मैं इस स्लाइड को इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं, जिससे हम अपने विषय की चर्चा आगे बढ़ा सकें। क्या सीखेंगे इसमें देखते हैं। यदि सवाल आपसे किया गया कि वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको एकदम सीधा सा उत्तर देना है 52। पर ध्यान रखिएगा, एक संख्या 43 भी बताई जाती है, पर ये 43 संख्या बताने वाले यही महोदय हैं। कौन? कामता प्रसाद गुरु। अगर ये सवाल आपसे कभी पूछा जाए कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 43, 43। पर जो मानक है, जो वर्तमान समय में हर जगह सर्वमान्य है कि वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, वो है 52। पर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितना है? 43। तो दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे तो कहीं भी और कंट्राडिक्शंस नहीं आएंगी, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। फिर बात आती है वर्णमाला में वर्ण के कितने भेद हैं। तो इसका उत्तर बेशक आपको अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया और पता भी होगा कि वर्णमाला में जो वर्ण हैं उनके मुख्यतः दो भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? तो एक को कहा जाता है स्वर और एक को कहा जाता है व्यंजन। हालांकि इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। अभी ये जो संकल्पना हम बना करके रखे हैं, पहले हम इनके बारे में अवगत हो लें। फिर इसी क्रम में अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि नवीन वर्ण कौन से हैं या नवीन वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप ये बता सकेंगे कि नवीन वर्णों की संख्या 5 है। नवीन वर्णों की संख्या 5 है। कौन कौन से हैं अगर ये पूछा जाए, तो एक तो है क्ष, एक है त्र, एक है ज्ञ, एक है अड़ और एक है अढ़। इन्हें नवीन वर्ण कहा गया। जिन बच्चों के मन में श्र कल्पित हो रहा हो, तो मानक किताब में है तो ये भी नवीन वर्ण, पर मानक किताब में इसकी संख्या नहीं दी गई है, इसलिए नवीन वर्ण के नाम पर केवल इन्हीं 5 का जिक्र आएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसी के पैरेलल एक सवाल, आगत वर्ण या विदेशी वर्ण। आगत का मतलब आए हुए। आए हुए का आशय यहां से है कि अगर कोई भी वर्ण अगर दूसरी भाषा से हमारे यहाँ आए हैं तो हम उन्हें क्या मानते हैं? आगत वर्ण मानते हैं। तो मुझे लगता है ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब आगत या विदेशी वर्ण क्या है, संख्या कितनी है? तो संख्या इनकी भी 5 है। इनकी संख्या कितनी है? 5 है। और बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन भी नहीं लेना है। मैं आपको बता दूं कि आप कुछ वर्णों से परिचित होंगे। एक तो इनको जान ही रहे होंगे क, एक इनको जान रहे होंगे ख, इनको भी जान रहे होंगे ग, इनको भी जान रहे होंगे घ। तो घ को हटाइए, इनको जानना भी तो नहीं है। एक व्यक्ति है ज और एक है फ। इन सबको आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं। अब आपने कहीं देखा होगा किताबों में कि इनके नीचे ऐसे नुक्ता लगा होता है। ये जो पॉइंट बने हैं इसको क्या कहा जाता है? अगर कोई पूछे तो कम से कम धूमधाम से आप बता सकें कि ये इसको नुक्ता कहा जाता है। और नुक्ता जो होता है ये
फारसी भाषा का लक्षण है। तो इन्हें आगत या विदेशी वर्ण कहा जाता है, क्योंकि जब हमको कागज लिखना होता है तो हम कागज लिख देते हैं, जबकि होना चाहिए कागज। तो ज की जगह ज, जैसे गजल, ज के नीचे आपको नुक्ता लगा हुआ मिलेगा, गजल, नज्म। तो ये इनका भी प्रयोग हो रहा है बहुत ही धड़ल्ले से, तो कम से कम ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो आगत वर्ण या विदेशी वर्ण क्या है, और आशा करते हैं ये बात आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि आगत वर्ण और विदेशी वर्ण की क्या भूमिका है। आगत वर्ण और विदेशी वर्ण की क्या भूमिका है, ये बात भी आप ठीक ठाक ढंग से समझ पा रहे होंगे। क्लियर है ये बात? तो कितने हैं? 5 हैं। इनके अतिरिक्त एक और आगत वर्ण है, वो आगत वर्ण में आगत स्वर के नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है अ, पर इसकी संख्या इसमें काउंट नहीं की जाती है। तो आगत वर्ण की संख्या 5 है, पर अगर स्वतंत्र रूप में कभी यह ध्वनि दे करके ये आ जैसे होता है, आ के ऊपर केवल अर्ध चंद्र बिंदु, माने चंद्र बिंदु बनेगा, ऊपर वाली बिंदु नहीं लगेगी, तो इसको बोला जाता है अर्ध चंद्र बिंदु। तो जैसे मान लीजिए हमने ये बनाया आ, और इस पर केवल ये बनाया, इस पर बिंदु नहीं रखा, तो इसको बोला जाता है अर्धचंद्र बिंदु। ये भी आगत ध्वनि है। ये अंग्रेजी भाषा से आया है। ये किस भाषा से है? तो इंग्लिश से है। ये पांचों कहाँ हैं? फारसी भाषा के हैं। ये फारसी भाषा से आए हुए हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब अगला सवाल या अगला सेगमेंट जो है उच्चारण रीति, तो ये वाला कंसेप्ट भी आप समझ पाए होंगे कि 52 मानक है। पर अगर सवाल ये करता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? 43। वर्णों के भेद 2 हैं, स्वर और व्यंजन, जिन पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। नवीन वर्ण में 5 हैं, क्षत्रज्ञ, स्र शामिल नहीं है, स्र शामिल नहीं। फिर आगत वर्ण या विदेशी वर्ण 5 हैं, क, ख, ग, ज, फ हैं, और इनके नीचे जो ये व्हाइट कलर से मैंने अलग कलर लगा दिया है, इसे नुक्ता कहते हैं, जो कि फारसी भाषा का लक्षण है। एक और विदेशी स्वर में गिना जाता है आ, और आ वो इंग्लिश से आया है। ये सभी फारसी भाषा के हैं, वो अंग्रेजी के हैं। अब सवाल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं उच्चारण रीति बताने वाला हूं, इसको आप ध्यान से समझें। उच्चारण रीति, उच्चारण रीति के आधार पर हम वर्णों को 2 भागों में बांटते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा ये बात। उच्चारण रीति के आधार पर हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक को कहा जाता है आभ्यंतर, और एक होता है बाह्य। सवाल क्या था पीजीटी में, मैं आपको बताऊं तो खुशी होगी आपको जानकर कि आभ्यंतर प्रयत्न, इन दोनों के साथ प्रयत्न शब्द लगा हुआ था। एक है आभ्यंतर प्रयत्न, एक है बाह्य प्रयत्न। ध्यान रखिएगा, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर इसके कुल कितने भेद हैं? 4, और बाह्य प्रयत्न के आधार पर इसके 2 भेद हैं। और यही प्रश्न पूछा गया था कि आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो लोगों ने इसका उत्तर सही नहीं बताया। अब ये कौन कौन से होते हैं मैं आपको ये भी बता दूं। ये संस्कृत की एक संकल्पना है, पर हिंदी में आजकल बड़े प्रचलन में है। आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, और बहुत सरल सा है, इसमें कोई तनाव वाली बात है नहीं। आभ्यंतर प्रयत्न 4 प्रकार का होता है, जिसमें से पहले को कहा जाता है विवृत, और दूसरे को कहा जाता है स्पृष्ट, तीसरे का नाम है ईशत विवृत, और चौथे का नाम है ईशत स्पृष्ट। और ये हैं क्या? कुछ है नहीं, बहुत सरल सी बात है। विवृत का आशय है स्वर, स्वरों को विवृत कहा जाता है। स्वर आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर क्या है? विवृत हैं,
और जो स्पृष्ट है इसको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन, जिसकी संख्या 25 है। ईशत विपरीत का मतलब अंतस्थ है। क्या है ये? अंतस्थ, य र ल व। और ईशत स्पृष्ट का मतलब क्या हो जाएगा? ऊष्म। बस शब्दावली का चयन इस तरीके का है कि अक्सर सवाल गलत हो जाते हैं, व्यक्ति नहीं समझ पाता है। तो आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर यदि वर्ण के विभाजन की बात करता है तो आप 4 बताएंगे, जो क्रमशः विवृत, स्पृष्ट, ईशत विवृत और ईशत स्पृष्ट के नाम से जाना जाता है। और इसी क्रम में यदि आपसे पूछा जाए बाह्य प्रयत्न के आधार पर, तो 2 प्रकार का है। एक को कहा जाता है सघोष और एक को कहा जाता है अघोष। और इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए हम इसके बारे में बहुत नहीं बता रहे हैं। केवल उच्चारण रीति के आधार पर हमने इसको 2 भागों में बांटा। उच्चारण रीति के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न है, एक बाह्य प्रयत्न है। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर 4 प्रकार का होता है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर जो ये 4 प्रकार का होता है उसे विवृत, जिसका मतलब स्वर, स्पृष्ट जिसका मतलब स्पर्श व्यंजन, ईशत विवृत जिसका मतलब अंतस्थ, ईशत स्पृष्ट जिसका मतलब ऊष्म के नाम से जाना जाता है। और जाहिर है कि ये बात भी आप बहुत ही खूबसूरती के साथ समझ पाए होंगे, धूमधाम से। तो ये बात भी आप क्या करें, नोट कर लें, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। अब विशेष में क्या है? विशेष में कुछ विशेष नहीं है, एक सवाल आपसे पूछा जाता है, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे बाद में। जैसे सवाल को ध्यान रखिएगा, अगर विशेष के तहत क्या है, 2 संकल्पना ध्यान रखिएगा। एक तो सवाल बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कहा जाता है, या कभी कभी कहा जाता है लघुत्तम इकाई, तब भी आदमी समझता रहे। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप बताएंगे वर्ण, ये आपका आंसर हो जाएगा। पर एक सवाल यहीं और बन जाता है कि भाषा की सबसे छोटी, यहां तक तो सही है, पर इसके बाद इकाई के पहले एक शब्द और जोड़ देते हैं कि सार्थक इकाई क्या होगी। तो इसका मतलब आप बता देंगे क्या? शब्द। बस यही बात ध्यान रखिएगा। कैसे हैं हम इस पर चर्चा करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि वर्ण जैसे क है, इसका कोई मतलब नहीं है। शब्द क्या है? कमल है, इसका मतलब है। इसीलिए चूंकि इसका मतलब है, इसलिए ये सार्थक इकाई कहा गया। इसका कोई मतलब नहीं है तो इसको केवल छोटी इकाई के नाम से जाना गया। बात सिर्फ इतनी सी है। और मेरे हिसाब से ये बात पूरे हिस्से को आप समझ पाए होंगे। मैं इसको यहाँ डिस्प्ले करा दे रहा हूँ, इसको ध्यान से आप समझ लीजिए कि आज का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपने समझा वर्ण के भेद के विषय में, वो लगभग ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये बात आप समझ पाए होंगे। है ना? तो ये जो अभी हम पढ़ रहे थे, ये अभी शुरुआत कर रहा हूं, अभी मैंने पढ़ाया नहीं वर्णमाला का। वर्णमाला के कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको पहले से पता होने चाहिए। अब मैं एक और मजेदार बताऊं, एक अच्छी सी कहानी होगी, छोटी सी, और शायद इस नजरिए से देखेंगे सवाल बनेगा तो आपसे गलत नहीं होगा। यहां तक अगर आप समझ ली हो तो फिर हम अगले स्लाइड पर जाएं, तो फिर हम बताएं। ये जो वर्ण के जो भेद हैं, वर्ण भेद, इसी वर्ण भेद में हम एक बात करेंगे, वर्ण के लेखन की विधि। ये टॉपिक है वर्ण लेखन विधि। तो वर्ण कौन कौन से हैं पहले ये जान लें। तो हम जानते हैं कि वर्ण में एक तो आ जाता है स्वर और एक आ जाता है व्यंजन। ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको।
अब ध्यान रखिएगा क्या कि ये जो स्वर है और व्यंजन है ये वर्ण हो गए। अब कहते हैं कि इन वर्णों की भी लेखन विधि है। तो अच्छी बात यह है कि स्वर को कितने प्रकार से लिखा जाता है तो 2, और संयोग से व्यंजन कितने प्रकार से लिखा जाता है तो महत्वपूर्ण 2। स्वर का जो पहला प्रकार है, एक तो होता है स्वर का मूल रूप और एक होता है मात्रा रूप। का क्या मतलब है? हम स्वर को 2 विधियों से लिखते हैं। एक मूल रूप में क्या है, जब हमने लिखा आ से लिख करके हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी को मात्रा में तो अ की कोई मात्रा नहीं होती पर आ की मात्रा होती है। अब अगर इसके बाद जैसे छोटी बड़ी ऐसे ही अ आएगा और यहाँ अगर अ की मात्रा लिखना होगा तो हम ऐसे बनाएंगे। तो जब अगर हम इस तरीके से लिख रहे हों तो ये कौन सी विधि कहलाएगी? ये इसका मूल स्वरूप कहलाएगा। और ये जो है वो कौन सा स्वरूप है? ये मात्रा स्वरूप है। आपने कहा कि सर ये तो हम समझे हैं, पर अच्छी बात यह है कि अगर सवाल ये बने कि व्यंजन कितनी विधि से लिखा जाता है तो आप बताएंगे कि व्यंजन के लिखने की भी 2 विधियां हैं। और ये संकल्पना आपके लिए थोड़ी सी नवीन प्रस्तुत होगी। अब कौन कौन सी विधि है तो ध्यान रखिएगा, और सवाल ऐसे आए हैं इसलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है। एक तो व्यंजन लिखा जाता है बिना खड़ी पाई के, और एक लिखा जाता है पाई के साथ। अब इसका पाई क्या है? तो पहले ये पाई का मतलब ये, कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनके निर्माण में मुझे इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमको क लिखना है तो क में देखिएगा ये पाई की जरूरत पड़ती है, तब हम इधर से इधर लिखते हैं, क लिखा जाता है। तो सवाल ये बनता है कि 4 दे देंगे और पूछा जाएगा कि बताइए इन 4 वर्णों में से कौन बिना पाई का है। तो पहले से अगर संकल्पना समझे रहेंगे तो इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि अब इसमें ये क्या आ गई नई बात। कुछ भी नहीं है। जैसे आपको आगे बताएंगे कि जैसे एक वर्ग आता है हिंदी में क वर्ग, और एक आता है च वर्ग, क वर्ग च वर्ग, एक आता है ट वर्ग, एक आता है त वर्ग, एक आता है प वर्ग, और एक सुने होंगे अंतस्थ, और एक सुने होंगे ऊष्म। ये सब जान रहे होंगे, ऐसा नहीं है, पर केवल आपको नई बात समझना है। क वर्गों में एक तो अंग है, इसके निर्माण में इस पाई की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा कि ये पूरी पाई का इस्तेमाल क्या इसके निर्माण में हुआ है? नहीं हुआ है। च वर्ग में एक व्यक्ति है छ, इसके निर्माण में कोई पाई नहीं लगता। ट वर्ग में 4 लोग हैं, ये देखिएगा ट भी है, ठ भी है, ड भी है, ढ भी है। अड़ नहीं कह सकते क्योंकि अड़ में देखिएगा ये पूरी पाई लग गई है, तो इसको हम यहां से हटा दे रहे हैं, इसमें पाई नहीं लगता। ये 4 हैं। त वर्ग में कौन कौन से हैं अब आपको समझ में आने लगा होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। त में एक है द, ध में लगेगा, त में भी लगेगा, त थ में भी लिखेगा, पर द में नहीं, तो द नहीं है। प वर्ग में क्या है? प फ ब भ म, सब में लगता है, इसमें कोई ऐसा नहीं होगा क्रॉस। अंतस्थ में र है, र के निर्माण में पाई नहीं है, और ऊष्म में ह है। तो ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये बिना पाई के हैं, और इनको छोड़ करके जितने भी शेष बचते हैं, शेष वर्ण, वो किससे निर्माण से? पाई के साथ लिखे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये संकल्पना भी आपको बेहद पसंद आई होगी कि किस तरीके से हम समझे कि वर्ण के लिखने की विधि भी 2 प्रकार से होती है। वर्ण चूंकि 2 प्रकार के हैं, एक स्वर है एक व्यंजन है, स्वर के लिखने का तरीका 2 है, एक मूल रूप है एक मात्रा रूप है। व्यंजन के लिखने का भी तरीका 2 है, वो तरीका अलग है, एक बिना खड़ी पाई का, एक खड़ी पाई के साथ। आशा है कि ये बात भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे
और ये समझना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण भी रहा है, तो इसे आपको जानना भी चाहिए। अब इसी क्रम में एक बात हम आपको और समझाना चाह रहे हैं, उसे आप नोट कर लीजिएगा। क्या है वो महत्वपूर्ण तथ्य, वो जान लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक संकल्पना आती है, उसमें आपसे पूछा जाता है अनुस्वार क्या है। एक बात आपसे पूछी जाएगी अनुनासिक क्या है। एक और आता है निरनुनासिक क्या है। और एक है विसर्ग। अब पहले इसके उच्चारण स्थान की बात कर लें, ध्यान से समझिएगा। अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो नासिका से होता है, और अब अनुनासिक की अगर हम बात करें, इसका नासिक किससे होता है, नासिका च। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो नाक से भी होता है और मुंह से भी होता है। इन दोनों से मिला करके हम किसका निर्माण करते हैं या किसका उच्चारण करते हैं? अनुस्वार का। पर अगर पूछा जाए अनुनासिक का, तो अनुनासिक के उच्चारण में भी नाक का भी प्रयोग होता है और मुंह का प्रयोग होता है। अब दोनों में अंतर क्या है, आपके मन में ये आ रहा होगा, तो ध्यान रखिएगा बहुत बारीकी से और सरलता से। कहते हैं कि अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक श्वास, ऊपर का मतलब हो गया अधिक श्वास, और मुंह से कम श्वास लिया जाता है। पर अनुनासिक के उच्चारण में नाक से कम श्वास और मुंह से ज्यादा श्वास की आवश्यकता पड़ती है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर कोई पूछे कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है, आप बताइए कि इसमें उच्चारण का अंतर है। उच्चारण के करते समय अगर आप कहना चाहें तो आप बताइएगा कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जब नाक से ज़्यादा और मुंह से कम श्वास लेते हैं तो अनुस्वार बोला जाता है, और इसी का उल्टा यदि नाक से कम और मुंह से ज़्यादा श्वास लेते हैं तो वो अनुनासिक हो जाता है। और अब आपके मन में आएगा कि सर इसी के साथ हम जान ले निरनुनासिक। निरनुनासिक में केवल मुंह का प्रयोग होता है, केवल मुंह से, और विसर्ग में इसमें कंठ से इसका उच्चारण माना जाता है। अब कौन कौन से लोग हैं, अब आइए ये मजेदार बात बता दूं आपको, अच्छा लगेगा ये सीख करके। होगा क्या कि जो अनुस्वार वाला हिस्सा है, अनुस्वार में आता है ये अंग, ये अनुस्वार हो गया। पर अनुनासिक जो होता है इसमें दो संकल्पना आएंगी। क्या क्या? स्वर भी अनुनासिक में आता है और व्यंजन भी अनुनासिक में आता है। अब आप सोचेंगे सर अब इसका क्या मतलब है? स्वर में एक स्वर है ये, अ के ऊपर चंद्र बिंदी लगा दे, ये अनुनासिक स्वर है। और व्यंजन में 5, हर एक वर्ग का 5वां वर्ण क्या क्या है वो? जैसे ङ, जैसे य, जैसे ड़, जैसे न, जैसे म। इन 5 को क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। हुआ क्या कि एक विद्वान हैं जिनका नाम है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि टाइपिंग में पहले बड़ी दिक्कत होती थी, कि जैसे हमको अगर गंगा लिखना है तो अंग बनाना पड़ता था, वो बड़ा मुश्किल सा लगता था, और हाथ से लिखने में वो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है। उन्होंने कहा कि इनका उच्चारण लगभग नाक की तरह होता है या अनुस्वार की तरह होता है, तो क्यों ना हम इनको अनुस्वार ही बना लें। तो इनको हम आवश्यकता अनुसार चाहते हैं तो हर जगह हम
इनको इस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वह कौन था जिसने पंचमाक्षर को अनुस्वार के रूप में प्रयोग करने की बात कही, तो श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कहा, यह संकल्पना उन्होंने दी। अब इसी क्रम में हम आ जाएं, निरनुनासिक का क्या मतलब है। अगर हम निरनुनासिक की बात करें, माने केवल मुंह का प्रयोग, तो माने अ से लेकर के औ तक जितने भी स्वर हैं इनके लिए केवल मुंह का प्रयोग होता है। ये वाला जो स्वर है इसके लिए अनुनासिक, माने नाक से कम और मुंह से ज्यादा। अनुस्वार में अंग आता है, नाक से ज्यादा मुंह से कम। विसर्ग में क्या है, अह, ये क्या है, विसर्ग है। इसके उच्चारण में किसका सहयोग लिया जाता है, कंठ। तो हम इसमें केवल क्या समझे, ये महत्वपूर्ण बात है कि आप ये जानते रहें, हमने इसमें सीखा कि वास्तव में अनुस्वार और अनुनासिक और निरनुनासिक और विसर्ग में मूल रूप से क्या अंतर है। इस अंतर को इस माध्यम से हम लोगों ने सीखा कि अनुस्वार के उच्चारण में नाक से ज्यादा मुंह से कम श्वास लेनी पड़ती है, और निरनुनासिक में नाक से कम मुंह से ज्यादा। नाक से भी लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और अगर पूछा जाए कि अनुस्वार में नाक से ज्यादा मुंह से कम, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ज्यादा, ऊपर एरो है तो ज्यादा। अनुनासिक का मतलब नाक से कम और मुंह से ज्यादा। निरनुनासिक का मतलब होता है कि जिसके उच्चारण में केवल मुंह का प्रयोग किया जाए। और विसर्ग वाले हिस्से में क्या हो जाएगा कि जिसके उच्चारण में केवल कंठ का मदद लिया जाए। तो कहा जाता है ना कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, ये जो विसर्ग हैं ये कंठ से बोले जाते हैं। ये महत्वपूर्ण बात हो गई। तो हम इसी के साथ साथ ये पढ़ लिए, हालांकि भी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, पर मूल रूप से ये एक सात कंसेप्ट, ये बहुत छोटा छोटा, अनुस्वार, अनुनासिक, निरनुनासिक, विसर्ग, ये लगभग एक जैसे लोग हैं। तो इनका अंतर यहाँ समझ लेना बेहद आवश्यक है कि अगर कभी भी बात हो तो कम से कम आप कुछ हद तक लोगों को समझा पाए। नहीं, ये चारों बातें क्या हैं, अलग अलग हैं। इसी अनुनासिक को कभी कभी सानुनासिक कह दिया जाता है तो दिक्कत हो जाती है। सानुनासिक भी कहा जाता है, तो उसके लिए परेशान मत होइए, चाहे अनुनासिक चाहे सानुनासिक कहे, बात एक ही है ना। इससे और ज़्यादा अगर वेरिएंट करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आप उलझ जाएंगे। तो इसी से आप धूमधाम से अपनी समझ बना लीजिएगा कि ये है। तो ये तो हो गया, परिचय हो गया वर्णमाला के बहुत सारे हिस्सों के परिचय की बात कर लिए। अब इसी क्रम में मैं आपको ये बता दूं कि आगे हमको जो पढ़ना है वो वर्णमाला के विषय में और विस्तार करेंगे। तो मैंने कहा कि वर्णमाला में वर्ण की चर्चा करते हैं, और वर्ण के मुख्यतः दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अब आइए हम देखेंगे कि स्वर और व्यंजन हमको पढ़ना कैसे कैसे है। मैं उसका एक मैप बना दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आखिर स्वर को हम अलग और व्यंजन को अलग पढ़ेंगे, जिससे हमारी समझ अलग अलग रहे, कहीं कोई कंट्राडिक्शंस ना हो, आपको समस्या ही न रहे। तो चलें हम अगले स्लाइड पर, ये बात आप समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं। अब वर्ण के कितने भेद हैं, वर्ण के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं, तो वर्ण के जो पहला भेद है उसे हम कहते हैं स्वर। और स्वर को ध्यान रखिएगा, संस्कृत में कहा जाता है अच, इंग्लिश में कहा जाता है वोवेल। इसी क्रम में दूसरा व्यंजन। व्यंजन को संस्कृत में कहा जाता है हल, और इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्सोनेंट। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि स्वर हिंदी में अच, संस्कृत में वॉवेल, इंग्लिश में, व्यंजन हिंदी में हल, संस्कृत में कॉन्सोनेंट, इंग्लिश में कहा जाता है। अब इन्हें हम लोग पढ़ेंगे किन किन आधारों पर, तो केवल पहले हम उन आधारों की आज चर्चा कर लें। स्वर को हमको पढ़ना है उत्पत्ति के आधार पर कि स्वर कितने होते हैं।
दूसरा सवाल, उच्चारण के कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं। फिर देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने होते हैं। फिर देखेंगे उच्चारण के आधार पर इसको कितना माना गया। ये तीनों अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखिएगा। फिर हम देखेंगे कि जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम देखेंगे जीभ प्रयोग के आधार पर ये कितने होते हैं। फिर हम देखेंगे ओष्ठ प्रयोग के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है। फिर हम देखेंगे कि मुख विवर के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है। इतना आधार है हमारे स्वर को पढ़ने का, और यहाँ से संख्या मैं लिखा दे रहा हूँ जिससे एक दृष्टि में आपकी समझ बन जाए। उत्पत्ति के आधार पर ये 2 प्रकार के हैं, ठीक है, 2। कालमान या मात्रा के आधार पर यह 3 प्रकार का है। उच्चारण स्थान के आधार पर यह 6 प्रकार का है। केवल उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार का है। जाति के आधार पर 2 प्रकार का है। जीभ प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार का है। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार का है। और मुख विवर के आधार पर ये 4 प्रकार का है। तो ये संख्या एक बार चर्चा कर लेंगे, पर जब मैं विस्तार से बताऊंगा तो आपको पूरा समझ में आएगा, वहां आपको बहुत ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम बात करेंगे कि व्यंजन को हम किन किन आधारों पर देखेंगे। तो व्यंजन को सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्यंजन सामान्य आधार पर। फिर उसके बाद एक संकल्पना आएगी संयुक्ताक्षर की। संयुक्ताक्षर क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे ये प्रयत्न के आधार पर। फिर देखेंगे हम लोग प्राण के आधार पर, या कभी कभी कहा जा सकता है वायु के आधार पर, या फिर आप कह सकते हैं श्वास के आधार पर। फिर इसको पढ़ना है घोष के आधार पर, या फिर इसको नाद के आधार पर, या फिर इसको गूंज के आधार पर, या फिर इसको स्वर यंत्र में कंपन्नता के आधार पर। बात एक ही है। फिर उसके बाद जो हमको पढ़ना है उच्चारण के आधार पर। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि विशिष्ट वर्ण क्या होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और विशिष्ट वर्ण के साथ साथ एक संकल्पना हमको देखना है, अमानक वर्ण क्या होते हैं। और इस क्रम में हम देख लेंगे शब्दकोश व्यवस्था, कि शब्दकोश में हम शब्द को कैसे अरेंज करें, व्यवस्था। अगर हम इतने स्टाइल से और इतने हिस्से को पढ़ लेंगे तो फिर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये वर्ण के मुख्यतः 2 भेद हैं, और इन दोनों भेदों को हम किन किन आधारों पर पढ़ेंगे, ये आधार भी हमने आपके सामने रख दिया। तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखेंगे तो एकदम शार्प अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी वर्णमाला को लेकर के, और आप ये खुद ही डिसाइड करके बताइएगा या विचार करिएगा कि क्या मैंने वर्णमाला का जितना हिस्सा पहले लेक्चर में पढ़ा उससे हम संतुष्ट हैं कि नहीं, हमने बेहतर ढंग से अपनी समझ बना लिया है कि नहीं। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है, और मुझे खुशी होगी। अब वर्णमाला की शुरुआत एक्चुअल में ये दूसरे वाले लेक्चर से ही इसकी शुरुआत होगी। ये तो सिर्फ भूमिका रही है। हम जब वर्णमाला को पढ़ेंगे तो वर्णमाला को पढ़ने से पहले वर्णमाला के विषय में कुछ जानकारी हासिल करना बेहद आवश्यक था ना।
तो इसके पहले वाले स्लाइड में हमने क्या क्या आपको बता दिया, ये सारी बातें। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और भी है, अगर आप चाहें तो यहीं जोड़ देते हैं कि ये जो स्वर और व्यंजन हैं, ये जो ये 52 वर्ण हैं, इसी में आप समझ लीजिएगा 52 वर्ण हैं। तो वर्णमाला के लिंग की निर्धारण की बात करते हैं तो देखिए, जैसे शब्द दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, आपने कहा हाँ, वैसे ही वर्णमाला में जो वर्ण है इनका भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कंसेप्ट आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्णमाला में केवल 3 वर्ण ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग हैं, बाकी 49 वर्ण ऐसे हैं जो पुल्लिंग हैं। अब इसकी एक मजेदार बात बता दूं कि मैं केवल स्त्रीलिंग वालों का नाम लिख दे रहा हूं और आप आगे याद कर लेंगे। एक तो छोटी ई, एक तो बड़ी ई और एक तो री, ये 3 ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग हैं, और इनको छोड़ करके जितने भी शेष बचते हैं, माने ये 49, ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग हैं। और इनके बारे में हम आगे जब पढ़ेंगे वर्णमाला में तो विस्तार से चर्चा कर लेंगे। कभी सवाल बनता है तो कम से कम इतना याद रहे, क्योंकि इसको हम छोटा ई नहीं, इसीलिए छोटी ई कहते हैं, छोटी ई। और छोटी शब्द का इस्तेमाल हमेशा लड़कियों के लिए होता है, छोटा शब्द का इस्तेमाल हमेशा बालकों के लिए होता है। तो जाहिर है, अब मुझे लगता है कि वो सारी बातें हम यहाँ जोड़ सके हैं, तो खूब अच्छे से समझिए इसको। ये संकल्पना जो हम लोगों ने सीखा, तो कम से कम ये हो कि हाँ, तो वर्णमाला का इंट्रो हो चुका है, और इंट्रो मैंने प्रयास किया है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर सके इसके परिचयात्मक हिस्से में। अब जब हम इसके अन्य हिस्से पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो आपको धूमधाम से बहुत आनंद आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा माइंड पर स्ट्रेस लेकर के नहीं चलना है, बहुत प्रेम के साथ, बहुत पेशेंस के साथ, एकदम मन लगा करके, दिल लगा करके चीज़ों को केवल जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से मेरा क्लास देखिए, कि हमको हाँ कुछ नई जानकारियाँ मिल रही हैं। अगर इस उद्देश्य से कि अरे इसको पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न आएगा, तो इस तरह से गंभीरता बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा दबाव लेकर के किसी चीज़ को सीखने के प्रयास में हैं, वो बेहतर नहीं हो पाता है। तो हम ये आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर ठीक ठाक समझ में आया होगा। हम शीघ्र ही मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। धन्यवाद।